Welcome to my class, students. This is English grammar. We are doing phrase and this is participle phrase. Phrase किसे कहते हैं? Phrase होता है वर्ड्स का एक समूह जो सेंटेंस में जुड़कर एक मीनिंग देता है सेंटेंस को. फ्रेज आपस में जो होते हैं सिर्फ जम्बल वर्ड्स रहते हैं, इनका आपस में कोई अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रहती. तो यहाँ हम पार्टिसिपल फ्रेज कर रहे हैं. आपको पता है पार्टिसिपल होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. लेट्स गो थ्रू द सेशन. अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव बाय मॉडिफाइंग नाउन्स एंड प्रोनाउंस. जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिसिपल होते हैं, वो एक वर्ब फॉर्म होते हैं जो एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं और किसे मॉडिफाई करते हैं? वो नाउन और प्रोनाउन को वो मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं वो पार्टिसिपल होते हैं और वो वर्ब होते हैं. इट बिगिंस विद अ प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल. तो दो तरह के पार्टिसिपल होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट पार्टिसिपल. इफ द पार्टिसिपल इज प्रेजेंट इट विल डिपेंडेबली एंड इन ing. तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो आपको हमेशा वर्ब के एंड में ing रहेगा, क्योंकि यही इसकी पहचान है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. Dependably माने it's depending on that, right? Likewise, a regular past participle will end in ed, en, d, tn या ne. तो जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो किस में एंड होते हैं? वो वर्ड क्या होता है? या तो ed या en या d, tn और ne. That functions as an adjective modifying a noun or pronoun. तो दोनों पार्टिसिपल क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं एज एन एडजेक्टिव. A participle phrase consists of a participle plus modifiers plus objects and or complements. तो क्या क्या है पार्टिसिपल फ्रेज में? ये करते हैं, पार्टिसिपल तो रहता ही है वन, सेकेंड इनमें मॉडिफायर रहता है, थर्ड ऑब्जेक्ट्स, फोर्थ एंड या और, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्स. आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्स किसे कहते हैं? जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, मॉडिफायर जो हम मॉडिफाई करते हैं. तो जब हम एग्जांपल देंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. नाउ द वर्ब, जैसे टू ब्रेक, दिस इज द वर्ब टू ब्रेक. द प्रेजेंट पार्टिसिपल, द ब्रेकिंग न्यूज. सी हियर ing इज देयर. और न्यूज कैसी है? ब्रेकिंग न्यूज है. न्यूज क्या है? नाउन है. और ब्रेकिंग क्या है? एज एन एडजेक्टिव वो न्यूज को बता रही है. तो द ब्रेकिंग न्यूज, आज की सबसे बड़ी खबर. एग्जाम्पल्स ऑफ ए पार्टिसिपल फ्रेज. अब देखो, द ब्रेकिंग न्यूज बाय अ विसल ब्लोअर हैज शेकन द नेशन. तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग न्यूज है जिसे एक विसल ब्लोअर ने दिया. विसल ब्लोअर कौन होते हैं? जो कि नई नई खुफिया बातें, खुफिया जानकारी लेकर आते हैं. और या अगर कहीं कुछ हो रहा हो जो नहीं होना चाहिए उसके बारे में आवाज उठाते तो उन्हें विसल ब्लोअर कहते हैं. तो उन्होंने जो ब्रेकिंग न्यूज दिया उसने पूरे देश को हिला दिया. तो यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यहाँ पर एज ए फ्रेज द ब्रेकिंग न्यूज बाय विसल ब्लोअर हैज शेकन द नेशन. द पास्ट पार्टिसिपल, द ब्रोकन न्यूज. क्योंकि आपको पता है en, ed इनसे हम क्या करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल को एंड करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपल फ्रेज, ब्रोकन बाय अ विसल ब्लोअर, द न्यूज इज ऑल ओवर द मीडिया. अब यहाँ पे देखो, द ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, यहाँ ब्रोकन बाय विसल ब्लोअर. विसल ब्लोअर ने जो खबर फैलाई है वो अब ऑल ओवर द मीडिया में है, राइट? तो इस तरह से आपने देखा पार्टिसिपल फ्रेज का कैसे यूज हम सेंटेंस में करते हैं. रिमूविंग हिज ग्लासेस द प्रोफेसर शुक हिज हेड विद डिसअपॉइंटमेंट. तो अपने ग्लासेस को हटाते हुए प्रोफेसर ने क्या किया? डिसअपॉइंटमेंट में अपनी गर्दन को हिलाया. तो रिमूविंग हिज ग्लासेस ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ing के साथ हम इसको एंड कर रहे हैं पार्टिसिपल को. When a sentence is structured this way, use a comma to separate the participle phrase from whatever it's modifying. यहाँ पर removing his glasses, यहाँ पर देखो हमने कॉमा लगाया है क्योंकि ये नाउन द प्रोफेसर को मॉडिफाई कर रहा है. मॉडिफाई माने प्रोफेसर के बारे में जानकारी दे रहा है कि अपनी ग्लासेस हटाते हुए उन्होंने अपनी गर्दन को हिलाया.
Now, a participle phrase can also appear immediately after whatever it's modifying. ये कुछ भी जो modify कर रहा है noun या pronoun को, उसके immediate पहले भी और बाद में भी आ सकता है. तो यहाँ हम बाद में देखेंगे. पहले का हमने आपको एग्जाम्पल दिया, रिमूविंग हिज ग्लासेस द प्रोफेसर. यहाँ देखो, आई सॉ आर्थर रनिंग फॉर द बस. तो आर्थर इज अ नाउन, इट्स अ प्रॉपर नाउन. और आर्थर को मैंने कैसे देखा? रनिंग फॉर द बस. बस के लिए वो दौड़ रहा था. There is no comma when a participle phrase is placed immediately after its noun. जब नाउन के इमीडिएट बाद में आप पार्टिसिपल फ्रेज लगाओगे तो वहां कॉमा की जरूरत नहीं है. कि जब आप पहले लगाओगे तो वहां कॉमा की जरूरत है. It is also possible to use a participle phrase at the end of a clause and not immediately after whatever it's modifying. तो हम पार्टिसिपल फ्रेज को सेंटेंस के एंड की तरफ भी यूज कर सकते हैं. For example, Paul loved his boxing gloves, wearing them even to bed. अब यहाँ देखो, पॉल अपने बॉक्सिंग ग्लव्स को इतना प्यार करता है कि वो सोते समय भी उसे पहन के रहता है. Wearing them even to bed. यहाँ पर हमने पार्टिसिपल फ्रेज लगाया, तो यहाँ पर हमने क्या किया? कॉमा लगाया. There is a comma when the partial phrase is used further down the sentence than its noun. तो यहाँ पर पॉल यहाँ है और यहाँ पर उसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं. Now डेंजलिंग modifiers are misplaced modifiers. अब modifiers भी होते हैं, कुछ जो होता है डेंजलिंग होते हैं, कुछ होते हैं misplaced modifiers होते हैं. आप कैसे सेंटेंस को लिख रहे हो विद पंक्चुएशन मार्क्स, इससे ये पता चलता है. अभी देखो, when using a partial phrase at the start of a sentence, be sure to place the noun being modified directly after the comma. अगर आपने स्टार्टिंग में partial phrase लगाया है, ठीक है, और कॉमा के तुरंत बाद आपको नाउन लगाना है, नहीं तो वो मिसकंसेप्शन हो जाएगा. वहां पर जो सेंस है वो समझ में नहीं आएगा. If you fail to do this, you will have made a mistake known as misplaced modifier, जिसको हम मिसप्लेस मॉडिफायर कहते हैं. जैसे वहां रिमूविंग हिज ग्लासेस, तुरंत हमने द प्रोफेसर लगाया, अगर वो वहां नहीं लगाया जाता तो वो मिसप्लेस मॉडिफायर कहलाता. फॉर एग्जाम्पल, डिसअपॉइंटेड ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ टीयर, द एम्प्टी टेस्ट ट्यूब वॉज एग्जामिन्ड बाय द प्रोफेसर. अब यहाँ देखो, जो प्रोफेसर है वो बिल्कुल अंत में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिसअपॉइंटेड ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स, द प्रोफेसर होगा, क्योंकि एम्प्टी टेस्ट ट्यूब थोड़ी वो टीयर्स में है. एक्चुअली कौन है? द प्रोफेसर, द नाउन. तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है रॉन्ग हो गया. तो ये कैसे करेक्ट है? द एम्प्टी टेस्ट ट्यूब वर नॉट डिसअपॉइंटेड ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स. द वर्ड्स आफ्टर द पार्टिसिपल फ्रेज एंड द कॉमा शुड बी द प्रोफेसर. तो जो पार्टिसिपल फ्रेज और ये जो कॉमा है वो प्रोफेसर के बाद होना चाहिए था, इसीलिए ये रॉन्ग कहलाया गया. तो यहाँ पर कैसे होगा करेक्ट? डिसअपॉइंटेड ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स. नाउ हियर इज द कॉमा, देन द नाउन जिसे आप मॉडिफाई कर रहे हो, द प्रोफेसर एग्जामिन द एम्प्टी टेस्ट ट्यूब. अंडरस्टूड? तो जब हम प्रोफेसर को गलत जगह लगा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो जा रहा है. And this is the explanation of why the sentence is wrong above. Also, be sure to include the noun being modified. If you omit it, you will have made a mistake known as a dangling modifier. अब आपने पार्टिसिपल फ्रेज लगाया है, वो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, लेकिन आपने तो नाउन या प्रोनाउन लगाया ही नहीं. तो वो जो नाउन जो बीइंग मॉडिफाई हुआ है, उसके एब्सेंस में पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा. For example, disappointed almost to the point of tear, an empty test tube was the worst outcome possible. Right? यहाँ पर कहाँ पर है? वो है ही नहीं मॉडिफाई जिसको आपने मॉडिफाई किया. तो यहाँ पर पार्टिसिपल फ्रेज जिसको मॉडिफाई करना है वो एब्सेंट है और इसलिए डेंजलिंग मॉडिफायर है. नाउ अब हम एक्सरसाइज करेंगे. बी है पेज 52. Complete the sentence below by filling the blanks with suitable participle clauses. The information that has to be used in the phrase is provided as a sentence in the bracket. तो आपको यहाँ पर वर्ड लिखना पार्टिसिपल फ्रेज
और यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसी को बेस बनाकर आपको वो पार्टिसिपल ढूंढना है, समझना है। नाउ इट्स इन द स्टार्टिंग, द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर। तो यहाँ पर क्या है, दे वर्क राउंड द क्लॉक। तो हम कैसे लिखेंगे, वर्किंग राउंड द क्लॉक द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर, राइट। नाउ मूव, शी वॉज द सनसेट अबव द माउंटेन। और यहाँ पर लास्ट में आपको पार्टिसिपल फ्रेज डालना है। तो शी वॉज द सनसेट अबव द माउंटेन नोटिसिंग द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर। The excited horse pawed the ground rapidly while neighing continually. क्योंकि while it neighed continually आपको ing के साथ लिखना है, while neighing continually. Now यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखना है, I found myself in Bangalore instead of Banaras. I had taken the wrong train. तो having taken the wrong train, I found myself in Bangalore instead of Banaras. Now, फिर स्टार्ट में है, I was desperate to get to the bathroom. I had not bathed for 2 days. Having not bathed for 2 days, I was desperate to get to the bathroom. Now the stone steps यहाँ मिडल में है, needed to be replaced. तो सेंटेंस क्या है, they were worn down. तो the stone steps being worn down needed to be replaced. Now then 7, the actor received hundreds of letters from his fans. Now they asking him to send them his photograph. Answer देख लो, walking round the clock. She was the sunset above the mountain, noticing the colors. The excited horse pawed the ground rapidly, neighing continually. Having taken the wrong train, having not bathed for 2 days, the stone steps being worn down, the actor received hundreds of letters from his fans asking him to send them his photograph. तो आपने क्या सीखा, आपने पार्टिसिपल फ्रेज सीखे, आपने इसे एक्सरसाइज के थ्रू इनका यूज देखा और आप इसे अपनी भी राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो द नेक्स्ट क्लास आई शैल बी हियर विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन एंड यूज दिस इन योर राइटिंग एज वेल। थैंक यू।